हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सेक्स लिंक कहने का मतलब कि इस डिजीज का जो ट्रांसफर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम के माध्यम से होता है। मेनली एक्स क्रोमोसोम के माध्यम से ये जो बीमारी है उसका ट्रांसफर होता है। ठीक है, ठीक। हेमोफीलिया के बारे में बता दें कि ये जो क्वीन विक्टोरिया है ब्रिटेन का, उसका जो फैमिली है उसमें ये जो डिजीज है वो पाया जाता है, पाया गया है। ठीक है, और क्वीन विक्टोरिया से ही, चूंकि जो बीमारी है जो क्वीन विक्टोरिया है उससे ये बीमारी जो है पूरा यूरोप का जो राजवंश है उसमें भी ये बीमारी फैल गया। ठीक है, हेमोफीलिया में क्या हो जाता है कि इसमें जो ब्लड है उसका क्लॉटिंग नहीं हो पाता, यानी अगर सिंगल कट भी हो गया तो ब्लड का जो फ्लो है वो चालू रहेगा। होता क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए 13 रिएक्शंस होता है उस एक, और होता क्या है कि अगर वो 13 रिएक्शन लगातार हो जाए तो क्लॉट का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्लॉटिंग फैक्टर जो कि ब्लड को क्लॉट कराता है उसका निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है वो ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब है हेट्रोजाइगस फीमेल। देखो ये इस बीमारी के होने का जो संभावना है वो फीमेल में बहुत कम होता है और मेल में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मेल में मान लेते हैं कि अगर एक को भी डिजीज वाला आ गया, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम आ गया और उसके ऊपर मान लो डिजीज है, ठीक है, तो ये बीमारी हो जाएगा। लेकिन फीमेल में इस बीमारी को होने के लिए मदर और फादर दोनों तरफ से उसका जो एलील है उसका इनहेरिटेंस होना चाहिए, तभी ये जो बीमारी है वो होगा। ठीक है, तो ये जो बीमारी है ये इसका एक हम लोग पेडिग्री चार्ट देखेंगे कि कैसे ये जो बीमारी है उसका जो है ट्रांसफर हो रहा है। एक हम लोग केस लिए हैं, इस केस में जो फीमेल है वो, उसको बीमारी तो नहीं है लेकिन ये जो फीमेल है वो इस बीमारी के लिए कैरियर है। ठीक है, और इस फीमेल का जो शादी है मान लेते हैं कि एक नॉर्मल मेल से हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें गैमेट निर्माण के बारे में तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये है तो 50% चांस रहेगा कि जो फीमेल गैमेट बन रहा है उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन जाए और 50% में ये जाए, मतलब 50-50% चांस रहता है। वैसे ही मेल में भी 50-50 चांस रहता है कि या तो एक्स जाएगा नहीं तो वाई। अब हम इसको और नीचे करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका हम लोग अगर क्रॉस होता है तो क्या क्या संभावना निकल के आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा ये वाला जो फीमेल का एक्स है अगर वो मेल के इस एक्स के साथ फ्यूज कर जाता है तो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। उस समय फीमेल चाइल्ड फीमेल होगी जो कि कैरियर रहेगी डिजीज के लिए। दूसरा केस है कि ये और ये वाला जो वाई है वो मिल जाए तो इस केस में डिजीज मेल होगा, मेल में डिजीज होगा। तीसरा केस है कि अगर ये वाला एक्स मेल का फीमेल का अगर मेल के ये वाले एक्स से फ्यूज कर जाए तो एकदम नॉर्मल फीमेल चाइल्ड होगी, और जो लास्ट संभावना बनता है कि ये वाला एक्स ये वाला वाई से फ्यूज कर जाए तो नॉर्मल मेल चाइल्ड होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बीमारी है वो जनरेशन को स्किप कर रहा है, यानी क्या कि जो भी प्रोजेनी आया है उसमें बीमारी नहीं है, बीमारी है एक जगह बीमारी है। ठीक है,
और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये जो डिजीज फीमेल है, सॉरी कैरियर फीमेल है, अगर इसका फिर से शादी डिजीज मेल से हो जाता है तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा जीनोटाइप निकल के आ रहा है उसमें एक फीमेल को डिजीज होने का चांस है। फीमेल में बीमारी तभी होगा जब मेल और फीमेल दोनों तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो ये डिजीज का केस है, डिजीज हो जाएगा। वैसे ही जो मेल चाइल्ड है, क्योंकि उसके लिए केवल सिंगल एक्स क्रोमोसोम ही काफी है बीमारी के लिए, तो यहाँ पे डिजीज हो जाएगा। ठीक है, एक फीमेल चाइल्ड होगी जो कैरियर होगी और एक नॉर्मल सन होने का संभावना। अगर इसका हम पेडिग्री चार्ट बनाते हैं और पेडिग्री चार्ट के हिसाब से अगर हम इसका समीक्षा करते हैं तो हम देखेंगे कि जो शादी हो रहा है नॉर्मल मेल का फीमेल के साथ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो प्रोजेनी पैदा हुआ 1 2 3 4 फोर्थ प्रोजेनी जो पैदा हुआ उसमें एक सिंगल मेल प्रोजेनी है जिसको ये बीमारी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आगे में कि ये जो फीमेल है इसका शादी जो है वो मेल के साथ हो जा रहा है, एक ऐसा मेल के साथ हो जा रहा है जिसको वो बीमारी था, तो उस केस में एक फीमेल चाइल्ड में बीमारी होने का संभावना है, एक मेल चाइल्ड में संभावना है, और दो ठो जो है उसमें एक फीमेल कैरियर होगी और एक सन जो है नॉर्मल होगा। ठीक है, यही चीज होता है हेमोफीलिया। ठीक है, अगर हेमोफीलिया को अगर मान लेते हैं कि कोई चाहता है कि ये हेमोफीलिया जनरेशन से खत्म हो जाए तो इसका सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है आउटक्रॉस। ठीक है, आउटक्रॉस का मतलब हुआ कि ब्लड रिलेशन से बाहर जो है अगर ये शादी होता है बार बार तो उस केस में ज्यादा संभावना रहेगा कि ये जो XD है वो रिसेसिव स्टेज में आ जाए और प्रोबेबिलिटी कि चाइल्ड जो है वो सही पैदा हो उसका संभावना बढ़ते चला जाएगा। इसी के बाद हम लोग अगला डिजीज देख लेते हैं, ये है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल लिंक डिजीज है, इसके होने का संभावना मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है। इसके पहले जो भी हम लोग सेक्स लिंक डिजीज देखे थे, खास करके जो एक्स लिंक डिजीज देखे थे उसमें हम लोग देखे थे कि फीमेल में बीमारी होने का संभावना बहुत कम होता है और मेल में बीमारी होने का संभावना ज्यादा होता है, लेकिन जो भी ऑटोसोमल लिंक डिजीज होता है उसका मेल और फीमेल दोनों में बराबर होने का संभावना रहता है। समझ में आया? ये जो डिजीज है किसी चाइल्ड को तब होगा या तो उसका जो पेरेंट्स है जो प्रोजेन है उसको ये बीमारी हो, उस केस में होगा, नहीं तो मेल और फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है इस बीमारी के लिए, यानी कि एक कैरियर है, तो उस केस में ये बीमारी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि 3 तरह का संभावना बनता है। अगर ये जो जीन है जो इसको कंट्रोल करता है उसका 2 एलील पाया जाता है, HBA एंड HBS, 2 एलील पाया जाता है HBA एंड HBS। अगर HBA और HBA रहेगा तो उस केस में किसी भी तरह का बीमारी नहीं होगा। अगर HBA और HBS रहे तो इस केस में भी जो इंडिविजुअल है उसके अंदर बीमारी का सिम्टम्स नहीं आएगा, लेकिन जो इंडिविजुअल है वो इस बीमारी के लिए कैरियर होगा। और अगर HBS और HBS रहे तो उस केस में ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एलील चाहिए इस बीमारी को दिखाने के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, दोनों रिसेसिव कंडीशन में ही ये बीमारी दिखेगा। ठीक है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल HBA HBS रिमेन अनअफेक्टेड बट कैरियर ऑफ द डिजीज, इस बीमारी के लिए कैरियर रहता है। होता क्या है, होता है कि ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन आ जाता है, ये सिंगल जो बेस है उसमें चेंज हो जा रहा है, GAG के जगह पे GUG हो जा रहा है, यानी क्या
कि जो ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था उसके जगह पे वैलिन का निर्माण हो जा रहा है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, जिसके कारण ये जो डिफेक्ट है वो हो रहा है। होता क्या है कि हम जानते हैं कि जो हेमोग्लोबिन है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को कैरी करने में बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइकॉन्केव शेप्ड का होता है, ठीक है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है उसका जो शेप है वो अल्टर कर जाता है, वो बाइकॉन्केव नहीं रहता है, तो जिसके कारण जो हेमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन ले जाने का जो क्षमता है वो उतना नहीं रह जाता है, ठीक है। सिकल सेल बीमारी में यही होता है, सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है वो उसमें यही होता है। इसके बाद है फेनाइलकीटोनुरिया। फेनाइलकीटोनुरिया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का शुरू से ही, जन्म से ही उसमें डिफेक्ट रहेगा और ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। होता क्या है कि एक एंजाइम जो कि फेलाइन एलानिन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट करता है, उसके नहीं रहने के कारण जो फेलाइन एलानिन है वो ट्रायोसिन में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, नहीं कन्वर्ट हो पाता है। ट्रायोसिन क्या है, इसका एक्सक्रिएशन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन क्या है कि फेनाइल एलानिन जो है उतना आसानी से बॉडी से रिमूव नहीं होता है। समय के साथ ये जो फेनाइल एलानिन है वो फेनाइल पार्विक एसिड में चेंज कर जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में एकोमुलेट करने लगता है। खास करके ये ब्रेन में एकोमुलेट करता है और ब्रेन का जो क्षमता है वो समय के साथ जिस भी इंडिविजुअल में इस तरह का दिक्कत रहता है वो कम होने लगता है, ठीक है, ठीक है। और इसका जो है यूरिन से भी निकलता है, लेकिन चूंकि इसका किडनी से एब्जॉर्प्शन पूरा तरह से नहीं हो पाता है फेनाइलकीटोनुरिक एसिड का, जो भी है फेनाइल पार्विक एसिड का, इसीलिए इसका एक्सक्रीशन होता है, लेकिन जिस अमाउंट में होना चाहिए था उस अमाउंट में इसका एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी से नहीं हो पाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब हम लोग बात करेंगे थैलेसेमिया के बारे में। देखो जो थैलेसेमिया है ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज है, ठीक है, ऑटोसोमल लिंक ब्लड डिजीज है जो कि पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। बोथ सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया दोनों जो है वो हेमोग्लोबिन से ही लिंक्ड है, दोनों हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को ही प्रभावित करता है। थैलेसेमिया जो है ये जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है अल्फा और बीटा ग्लोबिन का, उसको प्रभावित करता है। थैलेसेमिया दो तरह का होता है, अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा थैलेसेमिया जो है वो जो अल्फा चेन है हेमोग्लोबिन का उसको प्रभावित करता है, और जो बीटा थैलेसेमिया है जो बीटा चेन है हेमोग्लोबिन का उसको प्रभावित करता है। कोई दिक्कत है समझने में? ठीक। होता क्यों है? होता इसलिए है कि मान लेते हैं पार्टिकुलर जो डीएनए का सीक्वेंस है या जीन का जेनेटिक सीक्वेंस है जो पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहा है, अल्फा ग्लोबुलिन और या बीटा ग्लोबुलिन का निर्माण करता है। इसमें या तो किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए या किसी कारण से ये डिलीट हो जाए। कैसे फाइल डिलीट हो जाता है? मोबाइल से हो जाता है ना, तो कभी कभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी किसी कारण से डिलीट हो जाता है। तो दो केस बनता है, या तो डिलीशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, ठीक। थैलेसेमिया कैन बी क्लासिफाइड टू चेन ऑफ एमाइनो एसिड। ठीक है, जो अल्फा थैलेसेमिया होता है वो एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है, क्लोजली लिंक्ड जीन, दो जीन के द्वारा ये कंट्रोल हो रहा है। कौन कौन जीन है? HbA1 एंड HbA2, ठीक है। हम हाइट के बारे में ही बताए थे, बॉडी कलर के बारे में बताए थे, कुछ कैरेक्टर होता है जो एक से ज्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। वैसे ही ये जो
अल्फा थैलेसेमिया है, इसमें जो अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हो रहा है हेमोग्लोबिन में, ये दो जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, HbA1 एंड HbA2, जो कि 16 नंबर क्रोमोसोम में पाया जाता है। अगर मान लेते हैं कि HbA1 है, HbA2 है, ठीक है, तो ये लिंक्ड है। लिंक्ड कहने का मतलब है कि जहां पे भी क्रोमोसोमल के सीक्वेंस में पाया जाएगा वो अगल बगल पाया जाएगा, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा सेगमेंट जो है वो डिलीट हुआ है। अगर कम सेगमेंट डिलीट हुआ है तो कम मात्रा में ही नुकसान होगा या अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स बनेगा, लेकिन कुछ कम बनेगा। जितना ज्यादा डिलीशन होगा उतना कम अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा, ठीक है। दूसरा है बीटा थैलेसेमिया। बीटा थैलेसेमिया जो है वो प्रभावित करता है बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। इसमें इसको जो जीन कंट्रोल करता है HBB है, एक सिंगल जीन है जो कंट्रोल करता है। अगर इसके अंदर कुछ भी दिक्कत होगा तो ग्लोबुलिन बीटा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स का जो सिंथेसिस होगा वो कम होने लगेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है। देखो, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया जो बीमारी है दोनों ब्लड लिंक्ड ही है, दोनों हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को ही प्रभावित करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे सिकल सेल अगर एनीमिया है तो सिकल सेल एनीमिया जो है अगर होगा तो पूरा का पूरा जो RBC है उसमें ये बीमारी आ जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा हेमोग्लोबिन में ये दिक्कत आ जाएगा। लेकिन जो थैलेसेमिया है ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है डिलीट हुआ है या म्यूटेट हुआ है। अगर कम हुआ है तो कम नुकसान करेगा, ज्यादा हुआ है तो ज्यादा नुकसान करेगा। तो इसका जो लेवल है थैलेसेमिया का ये अप डाउन होता है, मतलब कितना परसेंटेज में इसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इतना परसेंट थैलेसेमिया। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है उसको हम परसेंटेज नहीं, बीमारी हो गया मतलब बीमारी हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है?